आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 6, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जरा देर में जरा समा बदल गया। चारों ओर हंसी खुशी छा गई। राजकुमार चुपचाप देवी यमुना से दबे बैठे हैं, मन ही मन उस विजयनी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए। राजकुमार को पान लाने के लिए पूछते हुए प्रभावती को संकोच हो रहा है। बैठी माला की लड़ी हाथ में लिए नीची निगाह देख रही है। मन बार बार यमुना की सहायता चाहता है। नारी अपनी महिमा नहीं छोड़ सकती। प्रभा को देखते ही यमुना समझ गई, जो कार्य क्रमशः होते हैं उनका भी उसे ज्ञान है। सब क्रम प्रभा यमुना को सुना चुकी है। अपने चातुर्य के कारण यमुना प्रभावती का दाहिना हाथ है। किसी विशिष्ट विषय के बाद दूसरी बातचीत चलने पर भी मौका देखकर अनुकूल बात की जाती है। ये मर्म छिपी राजकुमारी यमुना कितना समझ सकती है, और राजकुमारी प्रभावती को बार बार समझाकर ही अपना सकी थी, इसका उल्लेख अनावश्यक है। प्रथम प्रगाढ़ भक्ति भाव का उसी ने रुख बदला। अब इस प्रतीक्षा में है कि वो उपहास वाला आनंद भी कुमार प्रभा तथा सेविकाओं के मन से निकल जाए। प्रतिक्रिया के भरे मुहूर्त में नवीन रचना शुरू करेगी। ये वही क्षण है। नाव की छत पर बैठक है। राजकुमार और प्रभावती को यमुना ने सामने सामने बैठाया था। 4 सेविकाएं 4 कोने में बैठी हैं। इन्हीं में यमुना राजकुमारी के दाहिनी बगल, एक पीछे पतवार संभाले हुए, एक सामने गति निरीक्षण करती हुई। नाव अपने आप बहाव में बही जा रही है। यमुना ने एक सेविका से मदरा, हल्का आसव, घृत पक्व, चबेना और भूना मांस ले आने के लिए कहा। दूसरी, तीसरी और चौथी को राजकुमारी वाली वीणा, मृदंग और नूपुर मंजीरे ले आने की आज्ञा दी। सेविकाओं ने वैसा ही किया। यमुना उठकर पूरब को बहाव की ओर मुंह किए राजकुमार और प्रभावती के बीच कुछ फासले पर आ बैठी और दोनों के पान और भोजन सजाकर सामने रख दिए। फिर प्याली में मदिरा ढालकर उठाकर राजकुमार के हाथ में दे दी। देवी की इच्छा समझकर मुस्कुराकर नीची नजर राजकुमार ने प्याली पकड़ ली। फिर होठ काटकर मुस्कुराती हुई प्रभावती की ओर देखकर उसकी भी रत्न जटित प्याली आसव से भरकर दी। ढीले हाथ प्रभावती अपनी प्याली लेकर राजकुमार को भरी हंसी की नत दृष्टि से देखने लगी। राजकुमार तब तक लिए ही बैठे थे। यमुना ने राजकुमार से कुछ आगे आने के लिए प्रार्थना की। फिर बाएं से प्रभावती और दाहिने से कुमार का प्याली वाला हाथ पकड़कर दोनों की प्यालियां मिलाते हुई बोली, पीने, गाने और विहार न करने में भी अकेली हमारी राजकुमारी आपके साथ होंगी। आप ऐसी जगह कभी इनको छोड़कर न जाएंगे। आज के अमृत जल देने वाली नीचे गंगा जी, ऊपर मयूख वर्षी चंद्र, एक दूसरे के लिए प्रेम बहाने वाले आप दोनों और रंगीनी भरने वाली सुरा सुंदरी गवाह हैं। कुमार, मन में कौल करके पान कीजिए। कुमार ने प्याली खाली कर दी। प्रभा ने भी पात्र रिक्त कर दिया। दोनों एक एक टुकड़ा मांस लेकर खाने लगे। यमुना दूसरे दौर की तैयारी करने लगी। दोनों की उचित मात्रा हो चुकने पर यमुना ने पूछकर पात्र, प्याली और तश्तरियां उठवा दी। दोनों के मुंह धुलवा दिए। रंगीन दृष्टि से दोनों एक दूसरे को देखते हुए
यमुना के दिए पान लेकर खाते हुए एक दूसरे की आत्मा में बैठने लगे। आंखों वाली लाज दूर हो गई। नाव धीरे धीरे बहती जा रही है। वसंत ऋतु, शीतल समीर, चांदनी रात, गंगा वक्ष ज्योत से झलमल। नाव पर राजकुमार और राजकुमारी की पहली रात, और इसे वे दोनों शराब की आबदार आंखों से देखें तो कितना सुंदर होगा। यमुना ने प्रभावती को वीणा बढ़ा दी। एक दूसरी सेविका से मृदंग की ओर इशारा करके राजकुमार को देने के लिए कहा। स्वयं नूपुर गुच्छ ले लिए। वीणा चढ़ी हुई थी, मृदंग लैस किया हुआ था। तारों में पहले 3-4 बार प्रभावती ने आलाप ली, फिर देश पर त्रिताल की एक गति बजाने लगी। हाथों में नूपुर गुच्छ लिए लिए यमुना ताल द्विमात्रा, मात्रा, अर्धमात्रा तथा दीर्घ रणन से झंकृत करती रही। कुमार देव 16 मात्रा पर मृदंग के बंधे बोल लघु थपकियों से निकालने लगे। गति द्रुत से द्रुततर होती गई। मृदंग में परन पर परन, छंद पर छंद उठते गए। तरुणी तरुणी की ही मुखर रागनी से जैसे दिशाएं मधुर मधुर गूंजती रहीं। सेविकाएं निश्चल गति वादन एकता में डूबी। व्यथापूर्ण मादक देश की मीड़ें, तान आदि युगल प्रेमियों के प्राणों में क्या काम करती थीं, वर्णनातीत है। प्रायः आधी घड़ी तक गति बजती रही। ताल पर वीणा बंद कर ध्यान में डूबी प्रभावती कुछ काल तक बैठी रही। आशा और राग का रग रग में मधुर उन्माद भरा था। कुमार क्षीण वीणा स्वर और नूपुर निक्वणों से मिले अपने हृदय के ही सांद्र रव जैसे मृदंग के जलद मंद्र से तृप्त होकर निकले। प्राणों में सुरा का समर रंग। यमुना ने दोनों को फिर पान दिए। कुछ देर तक मौन रहकर प्रभा ने यमुना को गाने के लिए कहा। ध्वनि में संकोच था। आप ही आप, आज यमुना तू से तुम के आसन पर चढ़ गई है। आज वो वैसी तुच्छ होकर निकटवर्तनी नहीं। राजकुमार के दिए सम्मान की मौन प्रेरणा और कार्यों के ममत्व ने उसे उच्च कर दिया है। यमुना ने प्रभा को ही पहले गाने के लिए कहा, क्योंकि आज की सभा उसी के हाथ है, इसलिए नेतृत्व उसे ही लेना चाहिए। ज्यों ज्यों यमुना समझती गई, प्रभा को संकोच जकड़ता गया। राजकुमार कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यमुना को आप कहना पड़ेगा। बार बार देख कर रह जाते हैं। कभी यमुना का गाना सुना न था। वे गाती भी बहुत अच्छी होंगी, सोच सोचकर मन से उत्सुक हो रहे थे। जैसे समझकर यमुना बोली, मेरे नकटे दादरे पहले हो जाएंगे तो आपकी बहार जो बिगड़ जाएगी, इसके बाद ना हो, लीपे पोते में करकट कर लिया जाएगा। तब तक 2-4 बढ़िया बढ़िया ब्याह वाले गीत गाइए। जिसका ब्याह वही गावनहार। मुझे बहुत अच्छा लगता है। राजकुमार सिर गड़ाकर मुस्कुराए। प्रभा मुस्कुरा दी। ना रहा गया। जैसे संकोच दूर हो गया। एक स्वतंत्र आनंद की धारा बहने लगी। सिमट कर वीणा उठा ली। कुमार ने मृदंग गोद पर रख लिया। प्रभावती स्वर झंकारें भरती रही। फिर एक चौताल और एक झप गाया। 3 ताल की भी 2 चीजें हुईं। सभ्य संभले गले पर राजकुमार मुग्ध हो गए। पुनः कुछ देर विश्राम रहा। फिर यमुना को गाने के लिए प्रभा ने कहा। नूपुरों के गुच्छे पास की सेविका को देकर स्थिर होकर यमुना खिंची 3 ताल की बागेश्वरी गाने लगी। मृदंग की लहरों पर मात्रा मात्रा से रागनी बहसी चली। प्रभा स्वर भरती रही। सेविका ताल ताल पर नूपुरों के गुच्छे हिलाती रही। किहीं तन पिए मन धारों री कहूं, उठत न दृग लखी पग डगमग सखी, किमि निज सुगतु सवारो री कहूं। मौन पौन में डसत बिखय धर, फैलती ज्वाल होत तन जर्जर, सबद सुनत कांपत हिय थर थर, किमि सरखर निर्वारों री कहूं। गीत समाप्त कर देर हुई जान यमुना ने दोनों से भोजन कर लेने की प्रार्थना की। कुछ विश्राम भी जरूरी है, समझाकर दोनों को नीचे ले गई। आसनों पर बैठाल भोजन और पान मंगवाकर कुछ सुरा दोनों को और पिलाई। भोजन के समय अनेक प्रकार के प्रेमालाप सुनाती रही। आज की रात कहते हैं, आज पति पत्नी को सोना न चाहिए। अवश्य सोना संभव नहीं, इसलिए कहा गया है
क्योंकि तमाम रात भी बातचीत के लिए पूरी नहीं पड़ती, आधी आधी। भोजन के पश्चात दोनों के हाथ धुलवाकर पान खिला दिए। फिर खिड़कियों के दूसरे पर्दे खिंचवाकर अपना तथा दासियों का भोजन छत पर मंगवा लिया। नाव बहती हुई प्रायः 8 कोस का फासला पार कर गई। भोजन समाप्त कर अपनी अपनी बारी से पतवार संभालने तथा सिरा देखने के लिए यमुना ने 2-2 दासियों का समय नियत कर दिया। छत पर यमुना के इधर उधर फिसफिसाती हुई विश्राम वाली सेविकाएं सो रहीं। रात का पिछला पहर आ गया। यमुना सचेत पड़ी दूर दूर की कल्पना में लीन है। कुछ कुछ ठंडक पड़ रही है। सब गर्म वस्त्र ओढ़े हुए हैं। इसी समय कुछ दूर पर मोड़ से फिरी बड़ी नाव आती हुई देख पड़ी। सामने और पीछे की दोनों दासियों ने कहा, कोई बड़ी नाव आ रही है। यमुना उठकर बैठ गई, गौर से देखने लगी। सामने वाली दासी ने कहा, सुबह के धोखे में जल्द खोल दी होगी, या मल्लाहों ने सोचा होगा ठंडे में गुन खींचकर दलमऊ में आराम करेंगे। नाव नजदीक आ चुकी थी। यमुना नीचे उतर गई। द्वार से कुमार जी कहकर प्रभा को आवाज दी। प्रभा जग रही थी। राजकुमार भी जगते थे। प्रभा ने बुलाया, उठकर बैठ गई। राजकुमार भी बैठ गए। यमुना ने कहा, एक नाव आ रही है, मुझे जान पड़ता है बलवंत की नाव है। प्रभावती निकलकर देखने लगी। नाव बहुत करीब पहुंच चुकी थी। राजकुमार छत पर चले गए। यमुना! प्रभा यमुना को पकड़कर रो दी। छी, कोई हिम्मत हारता है। मैं समझ गई, जल्द भारी गहने उतार डालो, नाव दाहिने करो जहां तक हो। यमुना ने पतवार वाली को आवाज दी। वे दाहिने से गुन खींच कर आ रहे हैं। प्रभावती को समझाया, मौका अच्छा न जान पड़े तो कूद कर तैर जाना, कुमार के लिए चिंता नहीं। धीरे धीरे जल्द जल्द यमुना कहती गई, हाँ पिताजी साथ होंगे। प्रभावती जल्द जल्द गहने उतार रही थी। नाव आ पहुंची। कौन है? आवाज आई। धीरे से एक खिड़की से प्रभा के गंगा में बैठने का शब्द हुआ। ध्यान लगाए यमुना और दासियों ने सुना। राजकुमार किनारे बिस्तर के नीचे से अस्त्र निकाल रहे थे। नाव भी आने वाली नाव के काफी बाएं हो चुकी थी। पूछने के साथ ही बिना यमुना की सलाह कुमार ने कह दिया, देव कुमार लालगढ़। प्रभा डुबकी लगाकर दूर निकली। चित्त होकर जरा सांस लेकर फिर डुबकी लगाती गंगा पार करने लगी। कुमार ने देखा बलवंत सिंह सामने खड़ा है। अच्छा दोस्त, बलवंत ने ध्वनि में गुस्ताखी की। बलवंत लालगढ़ के खिलाफ था। कुमार की आंखों में क्रोध आ गया। सजी नाव अपना परिचय दे रही थी। यमुना बलवंत का इशारा समझ गई। ऊपर कुमार की बगल से कहा, और तुम्हारी बहन साथ है? बांदी? नीच कुल कलंक। यमुना ने भाला मारा। बलवंत बैठ गया। पीछे खड़ा सिपाही बिंध कर गिर गया। खबरदार कुमार, मैं जाती हूं, पार जाने तक किसी को बढ़ने न देना। सखी सती होंगी या तुम्हें छुड़ाएंगे। वे पिता से बचने के लिए गई हैं। लो तीर कमान। कहती यमुना कूद गई। कुमार ने यमुना पर चलाया भाला रोका। बात कहती वार से पहले यमुना कूद गई थी। पकड़ो, बलवंत ने आवाज दी, पर वो कहीं उभड़ी हुई न देख पड़ी। तैयार कुछ लोग बाईं ओर देखते रहे। कुमार ने आवाज के साथ ही दूनी गरज से कहा, बलवंत, यहां हम अकेले हैं, पर वीर सिंह को तुम अच्छी तरह जानते हो। मारो। कई बार एक साथ हुए, कुछ संभाले कुछ न संभले। अकेले यमुना देवी को पार जाने तक न बचा सके। कई चोटें खाकर कुमार मूर्छित हो गए। नाव को बलवंत ने अपने अधिकार में कर लिया। महेश्वर सिंह के सामने दासियों के बयान सुनकर क्षोभ से जल गया। महेश्वर सिंह भी अत्यंत रुष्ट हुए, पर उपाय न था। नाव अब तक दूर निकल आई थी। पार जाकर प्रभावती जंगल में छिप गई होगी, सोचकर चुप हो गए। दिल धड़क रहा था। बलवंत बड़े गर्व से उन्हें देख रहा था, जैसे उनके अपराध की क्षमा न हो। कुमार देवबंदी अवस्था में नीचे मूर्छित लिटा दिए गए। यमुना कूदकर डुबकी लगाकर किनारे की तरफ नहीं गई, सीधे बलवंत की नाव की तरफ गई। बलवंत की नाव इतनी निकट थी कि वो एक डुबकी से नाव के पीछे पहुंच गई। ये स्रोत के अनुकूल जाना था। उसने सोच लिया था कि इतने निकट से कटकर पार के लिए जाएगी तो कुमार को बचा न सकेंगे।
बलवंत की नाव के कुछ ही फासले से होकर जाना होगा। मुमकिन है पकड़ जाए। ये सब क्षण मात्र में सोचकर बलवंत की नाव की बगल में पतवार के पास निकली और धीरे से पतवार का सहारा लिए साथ चलती रही। जब कुमार घायल और गिरफ्तार हो चुके, प्रभावती की नाव पास के लट्ठे में बांध दी गई, दासियों के बयान हो चुके, तब एक बार सोचा कि कुछ दूर चलकर नाव छोड़कर सावधानी से दलमऊ की तरफ जाकर और दौड़ती हुई इस नाव के पहुंचने के पहले पहुंचे और महाराज को बचावे। पर प्रभावती की विवशता की याद आई। पतवार छोड़कर डूब कर बहती तैरती हुई उसी किनारे जा चढ़ी। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 6 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।